नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ साथियों, आज हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथियों। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम 2024 के लिए निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न फिर से रिपीट होगा आपके 2024 के एग्जाम में, तो आप लोग लगातार लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर प्लीज कर दीजिए आप लोग, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए और आज की क्लास का आनंद ले पाए। टोटल के टोटल 70 प्रश्न की आज हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल पूर्णांक 70 है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं आज देने वाला हूं। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को और देखते हैं कि आज का क्लास कैसा होने वाला है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा साथियों कि कैसा प्रश्न आज के एग्जाम में लाया गया है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। चलिए फटाफट से आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब फटाफट से कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे और आज की क्लास का मजा ले पाएंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन का सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन एमबीबीआई क्वेश्चन है, गेस्ट क्वेश्चन से, याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय के। आशा है कि सभी जुड़ गए होइएगा, फटाफट से जुड़ जाइए, नहीं जुड़े हैं तो और शेयर कर दीजिए। और स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आंसर आपको वहां पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आंसर के लिए आपको रोज का सॉल्यूशन वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। तो शेयर कर दीजिए फटाफट से और स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। कहता है कि पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है। पौधों में यानी शाकनाशी प्रतिरोधी जीन की यहाँ पे बात किया है। किसका? शाकनाशी प्रतिरोधी जीन का। बीटी है, सीटी है, एमटी है या जीएसटी है? तो आपको पता होगा बायोलॉजी में बीटी कपास का नाम सुने होइएगा, तो वो पौधे के लिए यूज किया जाता है, बीटी याद रखिएगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट है। पौधों में जो शाकनाशी प्रतिरोधी जीन जो होता है वो बीटी होता है। क्लियर? प्रश्न को एमबीबीआई मान के चलिएगा, आपके एग्जाम के लिए यह निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना बनती है। सेम वैसे ही प्रश्न को इस पीडीएफ में लाया गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर है कि सुनहरा धान ऐसे चावल है जो समृद्ध है। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, यानी सुनहरा धान में क्या ऐसा खासियत है और किस चीज से भरपूर होता है, क्योंकि बहुत महंगा बिकता है और ये उन्नत किस्म के धान माने जाते हैं। तो सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है आयरन से, बीटी कैरोटीन से होगा। यहाँ पे क्या होगा? कैरोटीन से या लाइसिन से, विटामिन सी से। तो सुनहरा धान जो होता है याद रखिएगा बीटा कैरोटीन होता है, उसमें क्या होता है? बी कैरोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुनहरा धान के गोल्डन चावल इसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं साथियों? गोल्डन चावल। याद रखिएगा। ऐसे भी वर्ड जो होता है बायोलॉजी में दोनों याद रखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड याद रखिएगा, ज्यादा आपको काम आएगा इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा। बिल्कुल, कभी कभी आपको ये हिंदी के एग्जाम में भी, हिंदी मीडियम में आप है मुझे पता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड भी आपको दिया जा सकता है। जैसे सुनहरा धान था, यहाँ पे आपको गोल्डन लिखा मिल सकता है। क्लियर? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं, 3 नंबर सवाल पे देखते हैं। कहता है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किन के स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किन के स्तर पर होता है? यानी जीन अभिव्यक्ति, मान लीजिए हम अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं कि हम उजला है, काला है, गोरा है, कुछ भी है, तो जो जो जीन नियंत्रित करता है वो किसके स्तर पर करता है? प्रतिलेखन, अनुवादन, डीएनए प्रतिकृति या ए और बी दोनों? बताइए। तो जीन जो होता है अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो साथियों यहाँ पे है किनके स्तर पर किया जाता है? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट आना चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, एकदम राइट है। और प्रतिलेखन पर भी और अनुवादन पर भी, डीएनए प्रकृति पर नहीं निर्भर करता, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल सही है, आप लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, 4 नंबर पे। कहता है आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? एमआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए या टीआरएनए? त्रिपर्णी जैसी होती है आरएनए की किस रूप की संरचना? 2023 का ये क्वेश्चन है। 2023 में ये सवाल आपसे पूछा गया है, तो 2024 में भी पूछे जाने की संभावना है या इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाने की संभावना निश्चित रूप से बनती है, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पूछा जाता है। आप उठा के देखेंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले ईयर में पूछे गए थे,
उसमें से सबसे ज्यादा आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे जो PYQ से मिलेंगे। तो आरएनए के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? तो टीआरएनए याद रखिएगा। क्या? टीआरएनए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, टीआरएनए। टीआरएनए का नाम याद रखिएगा, टी से त्रि याद रखिएगा, त्रिपर्णी। क्लियर? यहाँ से आपका ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से सभी क्वेश्चंस को करेंगे। 70 प्रश्न है और 5 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? आप कुछ भी पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्लास चलता रहता है, लेकिन स्टडी विद रवि जो सवाल आपसे करता है और करवाता है साथियों, वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल रहता है और निश्चित रूप से गेस क्वेश्चंस रहता है, VVI सवाल रहता है। तो आप लोग बिल्कुल भी एक भी प्रश्न को ना छोड़े, लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो जो भी क्लास रोज आता है उसको देखें जरूर, और बिल्कुल भी कल के दिन पर ना टाले, रोज का क्लास रोज आप लोग देखें। तो केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई, इसका जवाब आप लोग बताइए। केंद्रक तकनीक की यानी केंद्रक प्रतिरोपण, मान लीजिए ये केंद्रक है एक जीव का, इसे दूसरे जीव में ले जाना है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोपण कहते हैं। इस तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? ग्रिफिथ, गोडेन, ब्रिंग्स या डायन विल्मट? तो ये जो था शायद बिग्रस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिग्रस। एनसीईआरटी तो यही बोलता है कि बिग्रस के द्वारा यह तकनीक की खोज की गई थी। यानी 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि हम चलते हैं एनसीईआरटी के माध्यम से और एनसीईआरटी हमेशा सच होता है और जो बोर्ड है या जो भी है सब एनसीईआरटी को फॉलो करता है। आगे चलते हैं 6 नंबर पर। डीएनए तथा आरएनए समान है, किसमें समान होता है डीएनए तथा आरएनए? बताइए। कहता है द्विगुणन में सक्षम होने के नाते या समान शर्करा होने के कारण, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते या समान पायरिमिडीन क्षार होने के कारण। 4 ऑप्शन है, फटाफट से सभी लोग इसका जवाब बताएंगे कि डीएनए और आरएनए समान होता है, किस पर समान होता है, इसका जवाब बताएंगे। तो डीएनए और आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते जो होता है वो समान होता है। जी हाँ, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक, न्यूक्लियोसाइड नहीं याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के कारण समान होता है, नहीं तो ये अलग अलग होता है। अगर क्षार की बात करेगी तो वहां पे अलग अलग हो जाएगा, पैरामिडीन और पिरामिडीन में जो होता है वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया था ऑप्शन नंबर डी में, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो क्षार जो होता है वो गलत हो जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? 6 नंबर सवाल क्लियर है। आगे चलते हैं 7 नंबर। कहता है प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था? परमियन, त्रियसिक युग या तृतीयक युग? इनमें से कोई नहीं। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया था, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? जी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी आ रहा है, त्रियसिक। त्रियसिक युग में यह दिखाई दिया था, जो कि सभी का ऑप्शन नंबर बी है और बिल्कुल राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। ये जो था ये विकास चैप्टर से लिया गया सवाल है। किससे? विकास चैप्टर से ये लिया गया सवाल है, याद रखिएगा। और विकास चैप्टर से भी पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर कहता है सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, किसका उपयोगी साधन है सैटेलाइट डीएनए? बताइए किसका? लिंग निर्धारण का, अंग संवर्धन का, फोरेंसिक विज्ञान का या उत्तक संवर्धन का? सैटेलाइट डीएनए की बात की है यहाँ पे, एक उपयोगी साधन है, तो ये फोरेंसिक विज्ञान का है। किसका है? फोरेंसिक विज्ञान। 8 नंबर सवाल का जवाब जो होगा बिल्कुल सी होगा, फोरेंसिक विज्ञान का साधन है। क्या? सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, किसका? फोरेंसिक विज्ञान का, याद रखिएगा। एमबीबीएस सवाल है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल हो सकता है। तो 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी, फोरेंसिक विज्ञान में सैटेलाइट डीएनए का उपयोग किया जाता है। जब इथिडियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा, इथिडियम ब्रोमाइड में जब वहां पे डाला जाता है डीएनए को तो वो जगमगाता हुआ दिखता है, याद रखिएगा। तो फोरेंसिक विज्ञान में यहाँ पे यूज किया जाता है किसको? सैटेलाइट डीएनए को। इसका जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने जा रहा है, 100% राइट होगा, याद रखिएगा। एमबीबीआई क्वेश्चन से 2024 के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर पर। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विनिमय के कारण, स्वतंत्र संकलन के कारण, सहलग्नता के कारण या ए और बी दोनों? तो विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है
कब होती है? विनिमय के कारण होती है, स्वतंत्र संकलन के कारण होती है, सहलगनता के कारण होती है, या ए और बी दोनों? तो विभिन्नताएं की बात यहाँ पे किया गया है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। जी हाँ, क्या होती है? ए और बी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विनिमय के कारण भी होगा और यहाँ पे स्वतंत्र संकलन के कारण होगा, लेकिन सहलगनता नहीं आएगा। सहलगनता का मतलब क्या होता है? एक और दो दोनों आपस में क्या हुआ है? मिक्स है, यानी जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं। लेकिन स्वतंत्र संकलन यहाँ पे ऑप्शन नंबर अलग है और ये भी अलग है। तो फाइनली जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न के लिए राइट होगा। क्या होगा? डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल है साथियों कि मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य अवस्थित कहाँ पे है? असम में है, बिहार में है, गुजरात में या राजस्थान में? मानस अभ्यारण्य मतलब पार्क जो होता है जंगली का, वो पूछा गया यहाँ पे। मानस अभ्यारण्य की यहाँ पे बात किया गया। अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? इसका जवाब आपको फटाफट से बताना है। तो ये असम में है। कहाँ पे है? असम में है। सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। तो मानस अभ्यारण्य सबसे पहले याद रखिएगा, एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए, ये बिल्कुल याद रखिएगा। असम याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल राइट है ऑप्शन असम। किसके लिए अवस्थित है? तो मानस अभ्यारण्य के लिए अवस्थित है। अगला नंबर सवाल 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, ये आपसे पूछा गया। इक्वार फर्स्ट बिल्कुल है सर, बाम H1 बिल्कुल है, हिंड थर्ड बिल्कुल है, लेकिन पैक्टिनेज नहीं है, ये कुछ अलग है। पैक्टिनेज यहाँ पे क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो फटाफट से, अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो सबसे ज्यादा तो आपका फर्ज बनता है कि आप लोग अपने अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अपना 90% अपने एग्जाम में ला पाए इस क्वेश्चन की सहायता से। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका जवाब बताइए। तो इसका जवाब जो हो जाएगा, प्रतिबंधन एंजाइम नहीं की बात किया है, फोकस कीजिएगा नहीं पे, नहीं तो गलत हो सकता है। जैसे आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे कि कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है, अगर पढ़ लिए तो आप किसको लगा के आएंगे? या तो इको आर फर्स्ट को लगा लेंगे, या बाम H1 को लगा लेंगे, या हिंड थर्ड को लगा लेंगे। अब जब आप तीनों का ऑप्शन अगर आप याद होगा कि सर प्रतिबंधन एंजाइम तो तीनों है और इस पे आपका फोकस नहीं जा रहा है कि नहीं पे, तो आप क्या करेंगे? बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करेंगे और आपका माइंड जो होगा एकदम ठप हो जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा और कुछ भी आगे पीछे होगा। और इसमें आप सोचेंगे कि ये कैसे दिया जा सकता है तीनों ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम नहीं की बात की। यहाँ पे जब आप फोकस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अरे नहीं पूछा गया है, तो तीनों तो यहाँ पे है, इको आर फर्स्ट है, बाम H1 है, हिंड थर्ड है, लेकिन पैक्टिनेज जो है यहाँ पे एक प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होता है, याद रखिएगा। तो 11 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर पे सवाल पे। कहता है कि आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है सूक्ष्म प्रजनन द्वारा, पर प्रजनन, यहाँ पे होगा क्या होगा? पर प्रजनन द्वारा, पुनर्योगन डीएनए के प्रौद्योगिकी द्वारा, या कायिक संकरण द्वारा। आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? तो वो पुनर्योगज डीएनए का प्रौद्योगिकरण द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए सी बिल्कुल राइट है। और इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में एमवीवीआई है और पूछा जाता है, याद रखिएगा। 2024 की बात करें तो ऐसे प्रश्न की संभावना बनती है, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न को सेट कर सकता है, क्योंकि अब आपके सामने कुछ ही समय बचे हैं और ऐसे प्रश्न को करना बहुत ही जरूरी है। अब अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर, प्याज में प्रवर्धन होता है। प्याज में जो है प्रवर्धन होता है किसके द्वारा? इसका जवाब आप लोग बताएंगे। कहता है पत्तियों द्वारा, प्रकंद द्वारा, बीज द्वारा, या बल्ब द्वारा। प्याज की यहाँ पे बात की है, तो ये जो है सेकेंड या सेकेंड चैप्टर से लिया गया सवाल है, इसको जरूर याद रखिएगा। उस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो प्याज में जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? बताइए आप लोग फटाफट से, सभी का जवाब आना चाहिए कि प्याज में जो प्रवर्धन है किसके? पत्तियों के द्वारा है, प्रकंद के द्वारा है, या बीज के द्वारा है, या बल्ब के द्वारा। तो याद रखिएगा प्याज में जो होता है वो बल्ब के द्वारा होता है। लेकिन यहीं पे अगर आलू का पूछ दे, बताइए आलू में किसके द्वारा प्रवर्धन होता है? तो इसका जवाब याद रखिएगा कंद। किसके द्वारा साथियों? कंद के द्वारा। याद रख लीजिएगा, कंद के द्वारा यहाँ पे होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा।
अगर पत्थर चट्टा में पूछे साथियों, पत्थर चट्टा में, तो अपस्थानिक कलिका याद रखिएगा। और अगर आपसे राइजोम में पूछे यानी अदरक में पूछे तो अदरक में पूछे तो किसके द्वारा होगा, प्रकंद के द्वारा, याद रखिएगा। अदरक में किसके द्वारा, प्रकंद के द्वारा, याद रखिएगा। सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में, निश्चित रूप से ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से ये सवाल है और जो वहां पे जीवन काल दिया गया है, जीवन काल, उसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। जितने भी जीवन काल दिया गया है सभी याद रखिएगा, सभी पूछे जा सकते हैं। जैसे केला का पूछा जा सकता है, केला की बात करें तो 25 ईयर होता है, याद रखिएगा। कुत्ता की बात करें तो 25 ईयर होता है, ये भी याद रखिएगा। हाथी की बात करें तो इसका 60 से 70 ईयर का एनसीईआरटी बोलता है। और गुलाब की बात करें तो 10 मंथ बोलता है। सभी आप लिखते चलिए, ऐसे एक सवाल निश्चित रूप से बनेगा। तितली की अगर बात करें साथियों, तितली की तो 1 से 2 हफ्ता माना जाता है। उसके बाद गाय 25 साल माना जाता है, यानी 25 ईयर। और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो बरगद का पेड़ कहिएगा, बरगद का पेड़ 200 से 300 वर्ष। और इससे भी ज्यादा पूछेगा तो सिकोआ का नाम आता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया गया, सिकोआ। तो तोता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तोता। तोता का याद रखिएगा 140 वर्ष उम्र होता है, 140 वर्ष। कहते हैं कि किसी भी जीव जंतु के उसके आकार के आधार पर उसकी जीवन अवधि की तुलना नहीं किया जा सकता, एनसीईआरटी ये बोलता है। क्योंकि अगर कौवा की बात करते हैं तो कौवा का उम्र जो होता है मात्र 25 वर्ष का, इनका 15 वर्ष का जीवन काल होता है। लेकिन अगर इससे छोटा होता है तोता, उसका जीवन काल अगर देखें तो 140 वर्ष होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, उसे बताने का प्रयास हमारी तरफ से पूरा किया जा रहा है। तो प्याज में प्रवर्धन होता है बल्ब के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। अभी हमने जो भी 10-12 सवाल आपको बताए हैं उसे जरूर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन वहां से आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। और ये सभी आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में प्रेजेंट है, आप इसे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 के सेकेंड पेज से, चैप्टर 1 के सेकेंड पेज से सभी स्टार्ट है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, 14 नंबर। हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा की यहाँ पे बात किया, किसमें पाया जाता है? बिल्ली में, कुत्ता में, मानव में या घोड़ों में? बताइए। 14 नंबर सवाल का जवाब बताइए। इसे आप देख कर बता सकते हैं, अनुमान लगा के बता सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो क्वेश्चन से आपका आंसर बता रहा है। हीमो की बात किया जा रहा है, हीमो और ह्यूमन। हीमो और ह्यूमन यहाँ पे क्या है, आपस में मिल रहा है। हीमो और ह्यूमन यहाँ पे देखिए, तो ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव। और हीमोकोरियल पूछा गया था किसमें होगा, मानव में। किसमें होगा, मानव में होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। होगा या नहीं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। कमेंट बॉक्स में लगातार आप लोग आंसर देते चले। और जो रिकॉर्डेड में देखना चाहते हैं साथियों, वो क्या करें, अपना अपना कमेंट बॉक्स खोल के वहां पे आप लोग आंसर लिखते चले, ताकि जब आपके पीडीएफ मिले तो दोबारा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े और आंसर वहां से आप लोग देख के पीडीएफ में लगा सकते हैं। 15 नंबर सवाल है कि भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है? जल का चक्रण है, किसी पारितंत्र में ऊर्जा का चक्रण, गैसों का चक्रण है, या पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण है, या पौधे तथा वातावरण के बीच गैसों का चक्रण है? बताएंगे कि जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बताएंगे फटाफट से। तो ये कहता है पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण है। किसमें? पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा साथियों, राइट होगा इस प्रश्न के लिए। 16 नंबर सवाल है और फटाफट अंदाज में हम लोग चलेंगे। अब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको रिवीजन भी करना रहता है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम यहाँ पे आपको नहीं लेंगे। 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? स्वपोषी, मृतजीवी यानी मृतजीवी, मृतोपजीवी कहते हैं यानी जिसे मृतजीवी कह सकते हैं, यह विषमपोषी, अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? सड़े गले चीजों को क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। जैसे कुत्ता बिल्ली अगर कहीं मर गया तो उसको अपघटित कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपने आप खाना बनाते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? अपने आप खाना बनाते हैं। जैसे क्या हो गया, हरे पादप हो गया। मृतोपजीवी जो मृत शरीरों पर जीवित रहते हैं, इसे मृतोपजीवी। विषमपोषी किसे कहते हैं? जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करता है, इसका जवाब बताएंगे। अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग यहाँ पे स्वपोषी करता है।
कौन करता है साथियों? सोपोसी करता है। किसका उपयोग करता है? अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पे है 17 नंबर, लाइकेन, 1 मिनट, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? लाइकेन की यहाँ पे बात किया है, किनके क्रम में अग्रणी है, इसका जवाब आप लोग बताएंगे। जल कर्मक में, सेल कर्मक में, मरु कर्मक में, या बी और सी दोनों? लाइकेन यहाँ पे बात किया है किनके क्रम में अग्रणी है। लाइकेन एक प्रकार का क्या होता है? शैवाल होता है साथियों, याद रखिएगा। जो आपके जो गड्ढे होते हैं उसमें हरे हरे पत्ती होती है छोटी छोटी, वह भी लाइकेन कहलाता है, हरे शैवाल। तो लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? जल कर्मक, सेल कर्मक, मरु कर्मक, या डी, बी एवं सी दोनों? तो ऑप्शन नंबर अगर देखें डी को तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जल कर्मक तो है ही, सॉरी यहाँ पे सेल कर्मक तो है ही और मरु कर्मक भी है ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फाइनली आंसर हो जाएगा इसका। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? अच्छा, उत्पादक नहीं है, यहाँ पे फिर से फोकस करना है आपको, है या नहीं पे। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? एगेरिकस, एगेरिकस या नॉन स्टॉक, वॉलवॉक्स और स्पाइरोगाइरा? सभी शैवाल का नाम है, याद रखिएगा। तो कौन सा उत्पादक नहीं है? एगेरिकस नहीं है, नॉन स्टॉक्स नहीं है, वॉलवॉक्स नहीं है, स्पाइरोगाइरा नहीं है। कौन सा नहीं है? तो एगेरिकस जिनका नाम है ये उत्पादक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है, जहरीला होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है 19 नंबर, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जब किया जाता है तो प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। किस लिए? स्वस्थ संवाहक के चयन में, चयन योग्य वर्णक के रूप में, संवर्धन को संक्रमण से मुक्त करने के लिए, या ए और सी दोनों? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक यहाँ नाम आता है, फोकस कीजिएगा। प्रतिजैविक का हम उपयोग किस लिए करेंगे, इसका जवाब बताइए। तो चयन योग्य वर्णक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 19 नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 20 नंबर कहता है एगोरेज जेल पर, एगारोज जेल पर, हाँ जी साथियों, हम बात कर रहे थे एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जाता है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल माना जाता है। तो इथिडियम ब्रोमाइड, याद रखिएगा। इथिडियम ब्रोमाइड में जब इसे डाला जाता है साथियों तो ये क्या होता है? चकमकाता है और अपनी लाइट को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। और इस सवाल को आप एमबीबीआई कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट है। गेस क्वेश्चन से क्या है साथियों? ये गेस क्वेश्चन माना जाता है। अगला 21 नंबर सवाल पे चलते हैं। समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक जो है वो किसमें पाए जाते हैं? मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, या क्लेडोफोरा में? समयुग्मक किसमें पाए जाते हैं? इसका जवाब बताइए फटाफट से। समयुग्मक यहाँ पे बात किया है किसमें पाए जाते हैं? मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लाइडोफोरा में? तो समयुग्मक जो है क्लाइडोफोरा में पाया जाता है। किसमें? क्लाइडोफोरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 22 नंबर सवाल पे चलते हैं। पार्थोजिनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थोजिनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? इसका जवाब बताइए। पार्थोजिनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? सभी क्वेश्चंस को फोकस से पढ़े, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं और फिर से आने की संभावना 2024 में है। तो बिल्कुल भी सभी गेस प्रश्न है, इग्नोर नहीं करें। तो पार्थोजिनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? बोवेरी, ओवेन, सटन, जोहानसन। बोवेरी के द्वारा, ओवेन के द्वारा, सटन के द्वारा, जोहानसन के द्वारा। पार्थोजिनेसिस शब्द का यहाँ पे किसके द्वारा निर्माण किया जाता है ये पूछा गया। तो पार्थोजिनेसिस शब्द जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोवेरी के द्वारा यहाँ पे निर्माण किया गया शब्द का पार्थोजिनेसिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल बी राइट है। 23 नंबर है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? पैरामीशियम की बात किया है, किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? कुछ इस प्रकार का पैरामीशियम होता है। बिल्कुल, इसमें किस प्रकार का द्विविखंडन? सरल द्विविखंडन, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य करने का मतलब ऐसे और अनुप्रस्थ मतलब ऐसे, या ओब्लिक द्विविखंडन? तो कैसे होता है इसका जवाब आप लोग फटाफट से बताइए।
पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है? तो ये अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। इस प्रकार का अगर पैरामीशियम है तो इस प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन इसमें होता है। किसमें? पैरामीशियम में। सवाल की बात करें, इंपोर्टेंट सवाल है, एमबीवीआई यानी वीवीआई क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए 2024 में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 24 नंबर सवाल है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? समलैंगिक, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता या उभयलिंगता। विषम लैंगिकता या उभयलिंगिकता, यौन द्विरूपता, समलैंगिक क्या कहेंगे? और 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है और राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है उस प्रक्रिया को हम यौन द्विरूपता कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 25 नंबर है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? गर्भ निरोधक गोली में मौजूद जो प्रोजेस्टेरॉन है किस कार्य के लिए होता है? विदलन रोकने के लिए, अंडोत्सर्ग रोकने के लिए, निषेचन यहाँ पे होगा, क्या होगा? निषेचन को रोकने के लिए, या ए और सी दोनों। तो गर्भ निरोधक गोली जो होता है इसमें मौजूद जो होता है प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है? तो वो अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए होता है। अंडोत्सर्ग होने ही नहीं देता है। कौन नहीं होने देता है? प्रोजेस्टेरॉन नहीं होने देता है, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन से भरपूर होता है और एस्ट्रोजन जो होता है वो थोड़ा मात्रा में उसमें मिलाया हुआ रहता है। जिसे नाम अगर बात करें गर्भ निरोधक गोली की तो सहेली नामक गोली आती है, जिसे CDRI लखनऊ जो है उसका कंपनी है, CDRI लखनऊ उसे इस गोली को बनाता है सहेली। 1 सप्ताह में एक बार इसे लिया जाता है। 26 नंबर है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि बताइए। हाँ, ये विधि की बात करें, इंपोर्टेंट है, VVI सवाल है आपके एग्जाम के लिए। विधि जो है पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा ये सवाल आपसे। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि बताइए। ET है, ICSI है, गिफ्ट है यानी GIFT इसे कहते हैं, या जिफ्ट बोलते हैं, ZIFT। इसे क्या कहते हैं? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसे कहते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बताइए क्या होगा इसका 26 नंबर सवाल का जवाब? तो ये ICSI बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ICSI बोलते हैं। तो एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नीडल है और ये सुई है, इसमें शुक्राणु को आप भर लिए मेल से लेके, और ये अंडाणु है, इसके अंदर डायरेक्ट इसे डाला जाता है, तो इसे ICSI इसे बोलते हैं, इस प्रक्रिया को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है 26 नंबर सवाल का जवाब, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। आगे चलते हैं 23 नंबर, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, बिल्कुल गलत। भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग की निर्धारण हो सकता है। हृदय में किसी बीमारी की निर्धारण क्या हो सकता है? ये ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार आपको एग्जामिनर फंसाने का प्रयास करेगा। एक तो आपको पता है कि सर मस्तिष्क बीमारी से संबंधित एमनियोसेंटेसिस है नहीं, ये 100% राइट है। क्या वो हृदय की किसी बीमारी के निर्धारण में है? तो हृदय से भी लेना देना इसको नहीं है एमनियोसेंटेसिस के। इसका निर्माण होता है साथियों भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस प्रकार वहीं पे उसका क्या किया जाता है, द्रवित पदार्थ लेके उसको टेस्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि भ्रूण में किसी प्रकार की अनुवांशिक रोग तो नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। आगे चलते हैं 28 नंबर सवाल की ओर। कहता है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? STD क्या होता है? एक रोग होता है, फैलने वाला रोग होता है। तो जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला रोग है? हेपेटाइटिस A के कारण, हर्पिस विषाणु, पेपिलोमा विषाणु या ट्राइकोमोनास द्वारा। जी हाँ, तो जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला STD है? बताएंगे सभी स्टूडेंट। 28 नंबर सवाल का जवाब कहता है पेपिलोमा विषाणु। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला है? तो पेपिलोमा विषाणु के द्वारा ये फैलता है। 29 नंबर है कि टी लिम्फोसाइट्स किसमें उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट की यहाँ पे बात किया है किसमें उत्पन्न होता है। जी हाँ, टी लिम्फोसाइट्स किसमें उत्पन्न होता है? यकृत में, थाइमस में, अस्थि मज्जा में, या बी और सी दोनों। टी लिम्फोसाइट की बात किया है, बी नहीं, बी और टी अलग अलग होता है। एक प्रकार का होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो वो किसमें उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में होता है।
29 नंबर सवाल का जवाब जो है अस्थि मज्जा हो जाएगा। और बी जो है वो थाइमस में होता है, याद रखिएगा। टी में जोन आएगा वो थाइमस क्या होगा, टी से थाइमस हो सकता है, लेकिन उसे ठीक गलत हो जाएगा, उल्टा कीजिएगा। टी से क्या होगा यहाँ पे, टी से क्या हो सकता है, थाइमस हो सकता है, तो थाइमस नहीं होगा, अस्थि मज्जा होगा। और बी लिम्फोसाइट्स है तो बी से तो नहीं हो सकता, लेकिन ये टी हो जाएगा थाइमस। तो बी लिम्फोसाइट की अगर बात करेगा तो थाइमस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी लिम्फोसाइट की बात किया है तो अस्थि मज्जा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। 30 नंबर कहता है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। विनिमय जो है किस अवस्था की विशेषता है, लेप्टोटीन की है, जाइगोटीन या पैकिटीन की है, डायाकाइनेसिस की है। तो लिप्टोटीन अवस्था या पैकिटीन क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, जवाब अपना अपना कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि विनिमय किस अवस्था की विशेषता है। विनिमय की अगर बात हम करते हैं तो ये पैकेटीन अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। अवस्था की बात करें तो ये चारों अवस्था आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसे आप लोग एनसीईआरटी के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। 31 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, एमवीवीआई सवाल है और आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करने का प्रयास है इस क्वेश्चन में। क्या आप इसे पार कर सकते हैं, 1 नंबर इसमें ले सकते हैं? तो फटाफट से अपना अपना कमेंट फटाफट से डालेंगे कमेंट बॉक्स में। कौन सी अगुणित संरचना है, युग्मनज है, अंडाणु है, युग्मक है या बी और सी दोनों है। युग्मनज की बात करते हैं, युग्मनज किस अवस्था को बोलते हैं, जब नर और मादा आपस में मिल जाते हैं और फाइनली जो अवस्था बनता है उसको हम युग्मनज कहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो द्विगुणित हो गया, लेकिन यहाँ पर अगुणित पूछा है। अंडाणु बिल्कुल अगुणित अवस्था है। युग्मक किस अवस्था को कहते हैं, सिर्फ अगर अंडाणु है तो इसे हम युग्मक बोल सकते हैं। मेल में अगर सिर्फ शुक्राणु है तो उसे युग्मक बोल सकते हैं, युग्मनज नहीं बोलेंगे, युग्मक बोलेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे युग्मनज है, यहाँ पे युग्मक है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। तो फाइनली जो होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट होगा। बात करें इस प्रश्न को, तो ऐसे प्रश्न आज के समय में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल ऐसा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 2024 में फिर से पूछे जाने की संभावना बनती है ऐसे क्वेश्चंस कि अगुणित और द्विगुणित संरचना, त्रिगुणित की संरचना भी पूछा जा सकता है। तो भ्रूणपोष में पाया जाता है त्रिगुणित, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 32 नंबर, कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है। विलुप्त प्राय प्रजाति पूछा गया, निपेंथिस टिकोमा, एक्जोरा, बी और सी दोनों। कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है। विलुप्त प्राय प्रजाति की बात यहाँ पे किया है, फटाफट से जवाब बताएंगे। तो विलुप्त प्राय प्रजाति जो विलुप्त हो चुका है, निफेंथिस का नाम आता है, ये बहुत दिन पहले ही विलुप्त हो गया हमारे इस धरती से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है। 33 नंबर है कि समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है। समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है, साझा वंश, अभिसारी विकास, स्थिर चयन, अपसारी विकास। तो समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है, 33 नंबर सवाल है। इसका जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अभिसारी विकास। समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है, अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप होता है। 33 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अपसारी नहीं लगाइएगा, अपसारी का मतलब क्या होता है, उठाना यानी ऊपर की ओर, अभिसारी मतलब नीचे, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 34 नंबर है कि जावा क्या था, मानव था, कपी मानव था, जो कपाल क्षमता इसकी पूछी गई है, कपाल क्षमता थी यहाँ पे होगा। जावा कपी मानव की कपाल क्षमता बताइए। आग का आविष्कार इन्होंने किया था, तो 900 सीसी का था, 1075, 1450, 1660। जावा मानव की अगर बात करें, कपालीय क्षमता यहाँ पे पूछा गया है, तो कपालीय क्षमता इनका जो था वो था 900 सीसी का। कितना था साथियों, 900 सीसी का था, याद रखिएगा। क्लियर। रामाफिथिकस आया, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोफिथिकस आया, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं 35 नंबर, एलोपैथी किसके स्त्रावन के कारण होता है। एलोपैथी जो है किसके स्त्रावर के कारण होता है, नेक्टर, विटामिन, आविष के कारण या फेरोमोन के कारण। एलियोपैथी नामक एक बीमारी होती है जो किसके स्त्रावन के कारण होती है। ये जो होता है आविष के कारण होता है। किसके कारण, आविष जब उत्पन्न होता है, स्त्राव होता है हमारे शरीर से, तो ये क्या होता है, ऐसी बीमारी होती है एलियोपैथी।
एलोपैथी जिसे कहते हैं। तो 35 नंबर सवाल का जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 36 नंबर सवाल पे चलते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। कहता है कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणिता क्या होती है, एन, 3n, 2n या ए और बी दोनों। इस सवाल का जवाब हमने पहले ही बता दिया है, फटाफट से इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में कैसे बताएंगे, आज के लिए पहला सवाल आपके लिए हुआ तो पहला सवाल का आंसर ऐसे बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, ए होगा या बी होगा या सी होगा। इसका जवाब हम नहीं बताने वाले। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में अगर जवाब देते हैं आप लोग इस प्रश्न का, अगर गलत हुआ तो आपको हम सही आंसर बताएंगे, या अगर सही हुआ आंसर तो आपका आंसर को पिन किया जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप लोग इसका जवाब बताएंगे, मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। 37 नंबर है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। फिर से यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे मानव युग्मक पूछा गया, तो मानव युग्मक में जो गुणसूत्र की संख्या है, युग्मक है, युग्मनज नहीं, याद से और ध्यान से देखिएगा। कंफ्यूज करके बहुत लोग, बहुत स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं मानव युग्मक में गुणसूत्र और 46 मार के आगे बढ़ जाते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, 46 निश्चित रूप से गलत हो जाएगा और बाद में आप पछताएंगे बिल्कुल। तो आधा होता है यानी 23 होता है। मानव युग्मक की बात नहीं यहाँ पे किया, तो युग्मक क्या होता है, एन होता है। युग्मनज क्या होता है, 2n होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होगा सी राइट हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है कि नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल जो है किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। उपयोगी जैव उर्वरक किस खेत के लिए, गेहूं, मकई, चावल या ईख के लिए। तो नील हरित शैवाल जो है किस खेत के लिए उपयोगी है सबसे ज्यादा, तो ये चावल के लिए। चावल में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर, कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी यहाँ पे पूछा गया किसे रोकता है, अंडे की परिपक्वता से, निषेचन से, अंडोत्सर्ग से या ए और सी दोनों से। कॉपर टी किसे रोकता है, जवाब बताइए आप लोग फटाफट से। कॉपर टी लगाया जाता है किसके लिए, निषेचन को रोकने के लिए। किसके लिए साथियों, निषेचन के रोकने के लिए ये कॉपर स्त्रावित करता है कॉपर टी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। और प्रोटेक्शन से जो भी सवाल पूछे जाते हैं उसको भी याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग 40 नंबर पे। जूम आउट करते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। 40 नंबर सवाल है कि रेट्रो विषाणु। रेट्रो का मतलब सबसे पहले क्या होता है, बहुत पुराना विषाणु। ये सबसे पहले आप याद रखिए। रेट्रो विषाणु निम्न से किस बीमारी का रोगजनक है। पिछले कक्षाओं में इस ऐसे सवालों को हमने डिटेल्स में चर्चा किया था कि रेट्रो क्या होता है, उसके बाद विषाणु से कौन सा बीमारी होता है और रोगजनक क्या है, सभी पर हमने चर्चा किया था। उस क्लास को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे आप लोग जरूर जाके देखिए। लगभग 400 स्टूडेंट ने उस क्लास को देखा है, 400 प्लस स्टूडेंट। तो जाके आप लोग जरूर देखिए, 4 दिन पहले का क्लास होगा या प्ले लिस्ट में सभी आपको मिल जाएगा। तो बीमारी का रोगजनक फाइलेरिया है, सिफिलिस है, एड्स है या बी और सी दोनों है। क्या हो जाएगा 40 नंबर सवाल का जवाब। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा, एड्स जिसे कहते हैं, AIDS बोलते हैं। ये रेट्रो नामक विषाणु से होता है जो बहुत पुराना विषाणु है और इसका अभी तक सही से उपचार नहीं हो पा सकता, क्योंकि इसका अभी तक वैक्सीन का खोज पाना बहुत ही मुश्किल है और इसका वैक्सीन अभी तक खोजा भी नहीं गया है, क्योंकि ये ऐसा विषाणु होता है जो आरएनए होता है और आरएनए का वैक्सीन बनाना बहुत ही कठिन होता है। डीएनए का वैक्सीन हम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाना बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि उसमें क्या है, आरएनए पाया जाता है उस वायरस में, जो बहुत ही जल्दी अपनी संख्या को दुगुना करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। चलिए 41 नंबर सवाल है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण बताइए। बीज बैंक है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन, जंतु उद्यान। अगर जंतु उद्यान की बात करें तो इसमें जंतु को क्या करते हैं, किसी कटघरे के अंदर रखते हैं। पवित्र उपवन की बात करें तो ये एक प्रकार का वन होता है, लेकिन एक ग्राउंड के अंदर होता है ये वन, और खुला मैदान तो होता है लेकिन एक प्रोटेक्ट के साथ होता है, तो इसे बाह्य स्थानीय तो नहीं कहते। बाह्य स्थानीय कहने का मतलब होता है किसी वस्तु से हम मान लीजिए जंगल से लाए या कहीं से लाए और उसे एक पिंजरे, एक छोटे से ऐसे बंधक में रख दे जहां पर वो पड़ा रहे, तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, इसमें भी क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाता है किसी जंगल को या किसी जीव जंतु को। लेकिन बीज बैंक की बात करें, हम लोग बीज को कीन के लाते हैं और बोरे में पैक कर देते हैं, बैग में पैक कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, बाह्य स्थानीय संरक्षण हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर 42 नंबर कहता है ग्राफियन
पुट्टक पाया जाता है। ग्रेफियन पुट्टक किसमें पाया जाता है? नर मानव के वृषण में, पौधे के अंडाशय में, या मानव यकृत में, या मादा मानव के अंडाशय में। ग्रेफियन पुट्टक पाया जाता है किसमें? सभी लोग जवाब बताएंगे। नर मानव के वृषण, पौधे के अंडाशय, मानव यकृत में, मादा मानव के अंडाशय में। ग्रेफियन पुट्टक किसमें पाया जाता है? 42 नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मादा मानव के अंडाशय। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मादा मानव के अंडाशय। अगला नंबर सवाल पर चलते 43 नंबर सवाल है, जलमग्न पौधे के रंध्र होते हैं। जलमग्न पौधे के रंध्र कैसे होते हैं? दोनों सतहों पर बाहर बराबर या ऊपरी सतह पर? किसी भी सतह पर नहीं होते रंध्र, निचले सतह पर होते हैं। किस सतह पर होते हैं रंध्र? जलमग्न पौधे में। तो जलमग्न पौधे में जो रंध्र होता है वो किसी भी सतह पर नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। अगर ज्यादा रंध्र रहेगा तो वो सूख जाएगा पौधा और फूल जाएगा। तो जलमग्न पौधे में किसी भी सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 44 नंबर सवाल है, सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? उत्तक संवर्धन, गामा किरणें, उभय मिश्रण, रासायनिक उत्परिवर्तन। तो सोमा क्लोन विधिया जो है किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? ये उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर करते चले, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। और 45 नंबर सवाल को जरूर करना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 नंबर सवाल है कि रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। रानी मधुमक्खी जो है निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, बिल्कुल राइट है, लेकिन तथा इसका लार्वा खाता है। शहद का, पराग का, रॉयल जेली का या सूक्ष्म जीव का? 45 नंबर सवाल है, और रॉयल जेली जो होता है इसका लार्वा खाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 46 नंबर सवाल है कि कुक्कुट चेचक का कारण? कुक्कुट चेचक जो होता है इसका कारण बताइए। जीवाणु के कारण, बाह्य परजीवी, विषाणु या अंत परजीवी के कारण? कुक्कुट चेचक का कारण क्या होता है? तो ये जो होता है विषाणु के कारण होता है। किस लिए होता है? वायरस के कारण होता है। कौन सा? कुक्कुट चेचक। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं 47 नंबर, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है कॉलचिन द्वारा, क्लोरोफॉर्म द्वारा, कॉलचिसिन द्वारा या क्लोरोक्विन द्वारा। तो स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित किसके द्वारा की जा सकती है? तो कॉलचिसिन द्वारा ये की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 48 नंबर सवाल है कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? भोजन की विषाक्तता किनके? राइबोजियम, एजोबैक्टर या लैक्टोबैसिलस या क्लोडियम के कारण होती है। भोजन में जो विषाक्तता हो जाती है, विष बन जाती है भोजन में, वो किसके कारण होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट है। फटाफट से 49 नंबर सवाल है कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होती है? रक्त में जो प्रतिरक्षी है किनके द्वारा स्रावित होती है? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स जिसे कहते हैं। तो ये जो होता है साथियों 49 नंबर सवाल का लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रतिरक्षी स्रावित करती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। सबसे ज्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स पाया जाता है, बेसोफिल्स कम मात्रा में पाया जाता है। 50 नंबर सवाल पर हम लोग आ गए हैं, और 50 नंबर सवाल के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनता है। फटाफट से आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और निम्नलिखित में से कौन सा समयात्मक जलीय जंगली घास है? जलकुंभी, ट्रोपा, एजोला, वोल्फिया। समस्यात्मक जलीय जंगली घास कौन सा है? 50 नंबर सवाल जलकुंभी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। जलीय जंगली घास इसे कहा जाता है जलकुंभी को, और इसे ही बंगाल का आतंक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? बंगाल का आतंक बोलते हैं। किसका? बंगाल का आतंक। किस लिए कहा जाता है उसको आप संक्षेप में समझ लीजिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है, उसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सेम टू सेम लाइन वहां पे मिलेगा। कहता है बंगाल का आतंक इसलिए इसको कहा जाता है, एक समय था जब विदेश से इस पौधे को हमारे देश में आगमन हुआ था किसी विदेशी नागरिक द्वारा। सबसे पहले इसे स्वादार अच्छी दिखती है इसलिए लाया गया था और गमले में लगाया गया और अचानक से ये क्या हुआ, समुद्र में फैल गया
और जब ये फैला तो मछली क्या होती है, बंगाल का महत्वपूर्ण योगदान निभाती है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। बंगाल की अर्थव्यवस्था मछली पर निर्भर रहती है। तो जब वहां पे ये फैला अपने समुद्र में तो सबसे ज्यादा मछली को नुकसान हुआ। वो समुद्र से क्या करता था, जलकुंभी ऑक्सीजन को खींचता था और मछली को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था। जब ऑक्सीजन खींच लेता था तो मछली क्या होता था साथियों, ऑक्सीजन के बिना मर जाता था। और वहां पे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था वहां का गिर गया बंगाल का। जब अर्थव्यवस्था गिरा बंगाल का तो वहां पे उसे घोषित किया गया कि जलकुंभी जो है वो ऑक्सीजन को खींच लेता है और मछली को नहीं मिल पाता, इसलिए बंगाल का आतंक घोषित किया गया जलकुंभी को। तो एक छोटा सा पौधा था, इसे विदेश से लाया गया था, सोदार दिखता था, गमले में लगाया गया था सबसे पहले, लेकिन अचानक से ये पैर पसाला अपनी धरती पे और अचानक से ये स्फुटित होता है और बहुत ज्यादा फैल जाता है इसका पौधा जलकुंभी का, जो कि आपके आसपास भी उगता होगा। 51 नंबर सवाल है कि बूंद स्तरावन क्या है, सॉरी बूंद संक्रमण क्या है। सिफिलिस है, टेटनस है, टाइफाइड या निमोनिया। बूंद संक्रमण की यहाँ पे बात किया है। बूंद संक्रमण जो होता है एक प्रकार का निमोनिया होता है, खांसी होता है, एक प्रकार का सर्दी होता है, जुकाम जिसे बोलते हैं, और तो एलर्जी होता है एक प्रकार का। और निमोनिया में क्या होता है, बूंद का संक्रमण होता है। जब आप छींकते हैं तो आपके नाक से क्या होती है, ड्रॉपलेट आती है। अगर वो किसी अन्य मनुष्य के या मानव के किसी चेहरे पे पड़ जाए या हाथ पैर पे पड़ जाए तो उसे भी निमोनिया का लक्षण दिखने लगता है। तो ये भी एक प्रकार का बूंद संक्रमण है और ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 52 नंबर है कि इकोआर्थस्ट प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एमबीबीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इकोआर्थस्ट जो है प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए की किस अनुक्रम को काटता है बताइए। पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये GAA-TTC याद रखिएगा, GAA-TTC याद रखिएगा, GAA-TTC याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है और इकोआर्थस्ट इसे याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ पे चेंज भी कर देगा आपका प्रतिबंधन एंजाइम, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। और 53 नंबर सवाल का जवाब बताइए। ऑर्थोट्रोपस क्या है, ऑर्थोट्रोपस बिजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। पॉलीगेनस, पाइसम स्टाइवम, सेलेनम निग्रम या हेलिमेंथियस अनुयस। तो बायोलॉजी के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में ही अच्छे होते हैं, याद रखिएगा। हिंदी में कुछ कठिनाइयां आती है ऐसे वर्ड को पढ़ने में, जैसे आर्थोट्रोपस लिखा गया और 2-4 यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया। तो बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। 53 नंबर सवाल का जवाब जो होगा पॉलीगेनम होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट होगा। 54 नंबर है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। शुक्राणु का संचलन एक्रोसोम, मध्य भाग, शीर्ष या पूंछ। एक्रोसोम का कार्य क्या होता है, उसमें एक क्या होता है, एंजाइम होता है, वो बाह्य झिल्ली को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रदान करता है। शीर्ष में क्या होता है साथियों, एक केंद्रक पाया जाता है। और पूंछ तो क्या होता है, गति प्रदान करता है। तो संचलन किसके द्वारा होता है, संचलन की ही बात किया है तो वो पूंछ आ जाएगा। गति प्रदान करना या संचलन दोनों एक ही बात है। ऑप्शन नंबर डी इस आंसर का 54 नंबर सवाल का जवाब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। 55 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। ड्रोसिना, मार्सिलियस या हाइड्रा जलकुंभी। क्या रंध्र तथा जड़ों का अभाव किसमें रहता है। जलकुंभी की बात करें तो जलकुंभी में रंध्र होता है, बिल्कुल होता है, हम लोग इसे देखे हुए हैं। जड़ों भी होता है, जड़ भी नीचे की तरफ ऐसे ऐसे झाड़ीदार रहती है। लेकिन अभाव यानी नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो हाइड्रा में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम राइट होगा। 56 नंबर है कि मृद जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। जलीय जंतु में वृद्धि होती है, मछलियों की आबादी में कमी होती है, जलीय पौधे की मृत्यु या सुपोषण होता है। तो मृद जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। 56 नंबर सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपोषण होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर पे फटाफट से। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग बताइए। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला दांत कोशिका अरक्ता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, नाटा हो जाते हैं, उनके होठ जो होते हैं क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, और सारे लक्षण जैसे कपाल का बाहर निकाल आना डाउन सिंड्रोम में आता है, इसका लक्षण होता है।
लेकिन यहाँ पे ऑटोसोमल पूछा गया है, तो ऑटोसोमल में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का ऑटोसोमल बीमारी है। 58 नंबर सवाल है कि द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है। द्विसंकरण का परीक्षार्थ संकरण अनुपात पूछा गया, तो ये जो होगा 1:1:1:1 में होता है। 59 नंबर है कि पानी में इचरेसिया कोलाई, इसे शॉर्ट में ई कोलाई बोलते हैं और पूरा नाम है इसका इचरेसिया कोलाई, की उच्च मात्रा संकेतक है। अगर पानी में इचरेसिया कोलाई की ज्यादा मात्रा आ जाए तो क्या चीज का संकेत करता है, वाहित मल जल प्रदूषण का, पानी की कठोरता का, औद्योगिक प्रदूषण या जल में क्लोरीन का होना। तो किसके लिए यह सूचक है, तो वाहित मल प्रदूषण के लिए यह सूचक है। पानी में अगर इचरेसिया कोलाई का उच्च मात्रा हो गया तो वाहित मलजल का सूचित करता है। 60 नंबर सवाल है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन सा हमेशा उपस्थित रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या SO2 CH4। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे O3 के रूप में उपस्थित रहता है। अगला नंबर सवाल है 61 नंबर, कहता है सिनेटरी लेड फिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया, खुला जलता हुआ ढेर, सुपोषण, वाहित मलजल या जैव आवर्धन। इसका जवाब जो होगा खुला जलता हुआ ढेर के रूप में अपनाया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 62 नंबर सवाल है अभिकर्मक जो एलिजा परीक्षण में उपयुक्त होता है वो क्या होता है, तो अभिकर्मक जो एलिजा परीक्षण में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग कहते हैं पैराक्सिस डेज। 63 नंबर सवाल है कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यवहार या व्यापक रूप से परजीवी पौधे के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह क्या है, तो वो बैसिलस थुरिंजेसिस है, एग्रोबैक्टीरियस ट्यूमी फेरियस है या स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है या इचरेसिया कोलाई है। तो सबसे ज्यादा जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेरियसिस। 64 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है, तो ये फ्यूराडेन है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 65 नंबर ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम बताइए, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम जाइमेज कहलाता है। ये भी सवाल इंपोर्टेंट है, MBBI क्वेश्चन है आपके एग्जाम 2024 के लिए, क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और 4 बार सवाल वो पूछा गया आपके एग्जाम में। अपविष्ट जल के BOD के अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है, तो BOD का किनकी मात्रा को मापते हैं, ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन निकास या जैव निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ, कुल जैविक कार्बनिक पदार्थ, किसको मापते हैं और BOD का अनुमान लगाते हैं, तो ये जो है ऑक्सीजन की खपत के अनुमान से हम लोग लगाते हैं कि कितना ज्यादा BOD की आवश्यकता है। मेमोरी कोशिका निर्माण किनसे होता है, मेमोरी कोशिका निर्माण किनसे होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। मेमोरी कोशिका क्या करता है, किसी भी संकेत को नया अगर कोई संकेत हमारे बॉडी में आती है उसको एब्जॉर्ब करके रखता है और बाद में उसे क्या करता है, ध्यान दिलाने में, याद दिलाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी सेल को। अगला नंबर 68 नंबर सवाल पे क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है, आनुवांशिक बीमारी नहीं है, कौन सा नहीं है, 68 नंबर सवाल है। और क्रिटिनिज्म जो होता है एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी नहीं होता। 69 नंबर सवाल, किस समूह में अगुणित पादप कोशिका होती है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, ये पूछा गया। ये जो होता है ब्रायोफाइट्स में होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे अगले क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।